मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात को मजबूती से उठाया है। दरअसल इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने धर्मांतरण के लेकर नदियों के जहरीले पानी के साथ पर्यटकों से निवेदन किया है कि वो पर्यटन स्थल पर कम संख्या में जाएं ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चपेट में कोई न आए। समान नागरिक संहिता लागू हुई। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने शनिवार को बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष कल सिंह वामन को आगे किया और कहा कि धर्म और जाति के नाम पर जो राजनीतिक की जा रही है वह गलत है। दरअसल अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष झाबुआ के कल सिंह वामन ने इंदौर में जैस आदिवासी संगठन और उसके मुखिया हीरालाल अलावा पर सीधे सवाल उठाए कि जो व्यक्ति कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जैस का प्रमुख कहलाता हो, अगर समाज की उनको चिंता रहती तो अब जितने मुद्दे जैस द्वारा उठाए जा रहे हैं वो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी लागू करवा सकते थे। वहीं नेमावर के आंदोलन के लेकर वामन ने कहा कि बाहरी लोगों को किराया देकर आंदोलन के लिए बुलाया गया था और स्थानीय लोगों को गुमराह कर और पैसा देकर आंदोलन में शामिल करवाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैस के पीछे कोई विधर्मी है, इसकी सारी फंडिंग विदेशों से होती है। वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू हुई तो कई सारी तकलीफें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। वहीं उन्होंने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने महू का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं 450 पट्टे वंचितों को बांटे हैं। आदिवासी भाइयों के लिए सारी योजनाएं मुहैया कराई जा रही है और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए व्यापक चिंता कर वास्तविक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता किसी देश की पहली अनिवार्य आवश्यकता है और इसके बिना महापुरुष और क्रांतिकारी जैसे देश में कल्पना करते थे वैसा नहीं बन पाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही देश समान नागरिक संहिता लागू होगी, जो कि इस देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत जरूरी है। वहीं मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सजग है, इसलिए होटलों में आधी बुकिंग लागू की जा चुकी है। वहीं सारे कर्मचारियों को कोविड को लेकर प्रशिक्षित भी किया गया है और सब इस बात को लेकर ट्रेंड है कि कैसे अतिथियों को कोविड से मुक्त रखते हुए अपनी सेवाएं दी जाए। वहीं पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि 2 बार की लहर में लोग कुंठित हुए हैं। ऐसे में उनकी प्रार्थना न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के पर्यटकों से है कि एकदम किसी भी स्थान पर अधिक से अधिक भीड़ न बढ़ पाए, क्योंकि सभी ने स्वयं खो दिया तो कहीं हम लोग तीसरी लहर को आमंत्रित न कर बैठे। प्रभु ऐसा करे कि तीसरी लहर ना आए। और लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मनोरंजन इतना ज़रूरी नहीं है, जीवन बहुत ज़रूरी है। मंत्री ने कहा कि लोग आसपास ही घूमें और हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि एकदम बड़ी संख्या में पर्यटन स्थलों पर न जाएं। वहीं उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को एक बड़ा कारण कई बीमारियों की दस्तक के लिहाज से माना है। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों सहित अन्य स्थानों पर ऑक्सीजन पार्क बनाए जाने चाहिए। वहीं मानपुर में अजनार नदी में जहरीले पानी को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सूचना मिलने पर मैं तत्काल मौके पर पहुंची और देखा गया कि वहां गंभीर स्थिति थी और भयानक काला पानी नदी में था, जिसके बाद प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बुलाया गया और जब वहां की मिट्टी और पानी का परीक्षण किया गया तो स्थिति वाकई चिंताजनक थी, जिसके बाद बोर्ड ने वहां की दूषित मिट्टी के निवारण का काम TSGF रेस्पिक नामक संस्था को सौंपा है। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग द्वारा दबंगों से गांठ साट कर प्रदूषित मिट्टी नदी के आसपास छोड़ी जाती थी, लेकिन इसकी जानकारी उस वक्त लगी जब जानवर वहां पानी पीने लगे और उनकी मौत होने लगी। तब इस मामले की शिकायत उन तक पहुंची। उन्होंने केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी को भी जिम्मेदार बताया है। बाइट्स लगाएं। इधर प्रदेश में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सुधार को लेकर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान बैम्बो बांस की पैदावार के साथ ही हरियाली बढ़ाने को लेकर है। भाई बाबूलाल राठौर, उनके नाम पे वो एक खाली प्लॉट है वहाँ का। उस खाली प्लॉट पर पता नहीं कब से मुझे इस बात में वहाँ जाके उन लोगों के ऊपर जांच लगाई कि कब से डर रहा था, तुम आज बता रहे हो।
पता चलता है वहाँ का जो सरपंच है उसकी सहमति से, जो वहाँ के होते हैं दमदार लोग, गुंडागर्दी वाले, उनकी सहमति से रातों रात वो चुपचाप टैंकर वहाँ खाली करके जाते हैं। अब जब तक जमीन सोखती रही तब तक तो बर्दाश्त रहा। जब जमीन की क्षमता खत्म हुई तो नदी में दिखा। जब नदी में दिखा तो ग्रामीणों ने चिल्ला पुकार करी, क्योंकि उनके जानवर, गाय वो पानी पी के मरी एक गाय। अब वो किस वजह से मरी उसका भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगा रहे। कल सिंह भामरे जी मेरे झाबुआ के रहने वाले, वहाँ भी ये गए, वहाँ की भी एक केमिकल फैक्ट्री से इसी प्रकार का पानी निकलता था, जहाँ बड़ी संख्या में भैंस, हिरण, नीलगाय सब मरे। तो निश्चित रूप से ये जहरीला पानी दुखदायी है। ये चिंता करते हुए कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए। जिसकी जमीन थी उस पर FIR हुआ। उसने कोई नालछा के चंदर राठौर को किराए पे दी थी, उस पर FIR हुई। चंदर राठौर को पकड़ा तो उसने बताया कोई कालू गोखले कोई कालू गोखले है, वो टैंकर लाता और यहाँ पर डालता, उसको पकड़ा। अभी उसी से पूछताछ जारी है, पर वो बीमारी का और मानव अधिकार की आड़ लेकर कि उसको अभी एक थप्पड़ भी मारेंगे तो पूरी पुलिस फंस जाएगी और हम सब पे भी खाएंगे। वो बोलता मेरे इतने बाईपास हुए, मेरे को इतनी बीमारी है पड़ा, उसको आप एक थप्पड़ नहीं मार सकते। हमने कहा भाई देख सीधे से बता, तू कहाँ किस फैक्ट्री से ये जहरीला पानी ला रहा था? वो तो तू जानता ही होगा ना, तेरा टैंकर भर के लाता है, ये तो तुझे बताना ही पड़ेगा। अब जुडिशियल न्यायालय जाना पड़ेगा शायद हमको भी कि यदि कोई अपराधी कैंसर से पीड़ित है, उसके हार्ट के बड़े बड़े ऑपरेशन, तो क्या उसका अपराध दंड नहीं होगा जी? भैया मैं सोचती हूँ कि समान नागरिक संहिता तो किसी भी देश की पहली अनिवार्य आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता के बिना ये देश, महापुरुष या क्रांतिकारी जिस देश की कल्पना करते थे, हम उसको वैसा नहीं बना पाएंगे। और मेरी तो आप जानते हैं, मैं विधानसभा 1 में जब पहली बार विधायक बनी, मेरे यहाँ तो आज भी हजारों हजार बहनें, आप जानते हैं ना, यूपी साइड के लोग पहचानते होंगे, दुर्दैया का एक व्रत किया जाता है पति के सौभाग्य के लिए, घर की सुख शांति के लिए। हमारे यहाँ हजारों बहनें राष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू हो, इस बात के लिए भी साल भर में एक बार मातृशक्ति दुर्दैया करती है। और मुझे लगता है कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और शीघ्र ही इस देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, जो देश की एकता, अखंडता, अस्मिता के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है। ऐसे लोग हमारे जनजाति क्षेत्र में हमारे जनजाति समाज को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं और गुमराह करके वो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कई संगठन हैं जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं। समाज को तोड़कर विधर्मी बनाते हैं, धर्म को खंडित करने का काम करते हैं। और जहां समाज टूटता है और धर्म को हानि होती है तो ये देश को भी तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कई विधर्मी समाज हैं, संगठन हैं जो हमारे जनजाति समाज को तोड़ना चाहते हैं। क्या दिक्कत है? प्रदेश सुरक्षित नहीं है आदिवासी समाज के लिए। आदिवासी समाज के लिए ही प्रदेश सुरक्षित है बिंदु। आज जिन आदिवासी समाज में, जिन आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो हम सबके सामने है। मैं साक्षी हूं, जब झापा जैसे जिले में लोग पलायन करते थे, खाने को अन्न नहीं मिलता था, अगर जब से भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है, आज वहां के सारे लोग, जैसा हमने कहा था, हर खेत को पानी देंगे, हर गांव को रोड देंगे और हर फलिए में स्कूल देंगे, स्कूल में मास्टर देंगे, हर पंचायत में डॉक्टर देंगे, वो आज गांव-गांव तक स्थापित है। और उसका परिणाम
आज प्रत्येक खेत में पानी है, हमारा आदिवासी भाई वहाँ खेती करता है और उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है। दूसरी बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी कितने सजग हैं, उन्होंने कह दिया गरीब को हम अन्न देंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री में मुफ्त में दे रहे हैं। आप ये जो अभी कुछ समय पहले अभी कह रहे थे जिन्हें विधर्मी संगठन बता रहे हैं, आप उनके नाम बताइए। उन्होंने जो विधर्मी देश और समाज को बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनका मकसद है हम धर्म परिवर्तन करवाएं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो। उन सब का मकसद ये है कि इस देश में अगर कोई समाज शक्तिशाली है, वो अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है, तो वो जनजाति समाज, आदिवासी समाज है। और उनको तोड़कर वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। वो धर्मांतरण ही नहीं करते, धर्मांतरण के साथ साथ मतांतरण कर देते, और मतांतरण के बाद वो राष्ट्रांतरण की नीति को लेकर चलते हैं। इसलिए इस देश को तोड़ना चाहते हैं। लक्ष्मण सिंह गोड़ ने किसी मसले को लेकर शिंगोंग का अभियान शुरू किया। आप भी शासन अब चूंकि आप एक आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या उसमें धर्मांतरण को भी शरीक किया जाएगा? बंधुओं, धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है और संगठन से ये पाठ हम पढ़ते आए और जड़मूल से ये समाप्त हो, इसीलिए कठोरतम कानून भी बना। और निश्चित रूप से ऐसी विभत्स घटनाएं इस प्रदेश में तो नहीं चल पाएंगे। ये क्षेत्र में महू विधानसभा में क्या इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा है? उनके इलाके में ये ज्यादा स्थिति ये है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो योजनाबद्ध तरीके से आते हैं संगठन, हमारा स्थानीय एक भी व्यक्ति उनके साथ शामिल नहीं है। वो बाहर से कहीं से किराए के कुछ लोगों को साथ लाते हैं और अपने आंदोलन को हवा देते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा जो शुरू से माना जाता है, जो बात कही जाती है कि इसमें ईसाई मिशनरीज बहुत ज्यादा एक्टिव जी है। जी, आप लोग भी खुल के कहते हैं सरकारों ने बड़ी बड़ी उन्हें जमीन दी, सारा फंडिंग, ये जो असामाजिक तत्व ही कहूंगी मैं तो, जो इस प्रकार देश को तोड़ने में लगा हो, उसको और क्या संज्ञा दी जाए? उनको फंडिंग मिशनरी ही जो करती है। आपने जमीनें लीज पे दी हुई है, भले ही पुरानी सरकारों ने दी हुई है, वो भी एक बार वापस से जांच करें जाए, सबको जमीन वापस ली जाए। हमने कराई है, हमने महू में 70 बीघा जमीन छुड़वाई है, जहाँ आंगनवाड़ी बन रहा है पुंजालाल खुर्दी पंचायत में, और वहाँ हम एक गौशाला बहनों के स्वयं सहायता समूह को बनाकर समर्पित कर रहे हैं। अभी तक षड्यंत्र पूर्वक हायर सेकेंडरी स्कूल्स कि क्या क्या पीड़ाएं व्यक्त की जाए। ठेकेदार को मिला लेंगे, ठेकेदार बेचारा ईंट डाल के जाए तो उसकी ईंटें उठवा देंगे, ऐसे शैतान लोग। तो अभी वहाँ 2-2 हायर सेकेंडरी स्कूल्स, चिखली में एक बन रहा है, एक इधर नाहर खोदरा, दोनों हायर सेकेंडरी स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, चलित चिकित्सालय हमने वहाँ पर चलाया ताकि अपने इलाज के लिए लोगों को मिशनरी के पास ना जाना पड़े, क्योंकि कभी ये शिक्षा के नाम पर और कभी ये स्वास्थ्य के नाम पर ही लोगों को सेवा दे करके और धर्मांतरण का शिकार बनाते हैं। 70 एकड़ जमीन क्या मिशनरी के पास थी? जी 70 एकड़ जमीन आप बता रही थी। हाँ, वो उनके पास थी। ये नहीं, उनको आमंत्रित नहीं थी प्रशासन की ओर से, जबरदस्ती उन्होंने बाउंड्री वाल बनाकर अपना क्रॉस लगा दिया था। कहाँ पे लोकेटेड थी जमीन? खुर्दा खुर्दा पंचायत खुर्दा पंचायत। है, मानपुर के पास। खुर्दा पंचायत, खुर्दा। मेरी एक और सवाल था कि कल ही जयस जो है मानपुर में बड़ा प्रोग्राम करने वाला है, जो नदी के प्रदूषण का मामला है, उसके एक दिन पहले ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, तो जयस की भूमिका कैसी देखती है? साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, कोई घटना घटी, कहीं लापरवाही हो तो हम सब दोषी, पर रत्ती भर लापरवाही नहीं हुई, तुरंत स्पॉट पे पहुंचे, कठोरतम कार्यवाही करवाई, वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। और ये वादा है मेरा महू के उन आदिवासी और उस हर गरीब भाई बहन से कि मेरे रहते अन्याय तुम पे कोई, उस जड़ को खोद के मानूंगी। किस फैक्ट्री से वो जहरीला पानी आके वहां डाला जा रहा था, निश्चित रूप से अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। ये मेरा वादा अपने
उन ग्रामीण भाई बहनों से। अभी आर्थिक तौर पे क्या तो सेवा क्षेत्र में आप सबके स्नेह और फिक्र ने मुझे पहुंचाया, वहाँ की जिम्मेदारी ठीक प्रकार से निभा सकूं, जिस दिन से गई हूँ लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर महू, विधानसभा 209, वो बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आध्यात्मिक पर्यटन का विकास युद्ध स्तर पर किया जाए, क्योंकि कोविड-19 की मानव त्रासदी ने हम सबको भीतर तक झकझोर दिया है। आध्यात्म ही आत्मबल और श्रेष्ठ तरीके से जीवन जीने की पद्धति सिखा सकता है। मैं जब महू पहुंची, मेरा प्रण था कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ, महर्षि जमदग्नि की तपस्थली, माँ रेणुका का औषधालय पुनर्जीवित करूंगी। और मुझे आज आप सबको बताते बहुत प्रसन्नता है कि 7.5 नदियां जाना पाओ पहाड़ी से निकली है। पहले चरण में 3 नदियों के पुनर्जीवन का हमने डीपीआर तैयार कर लिया। गंभीर का काम प्रारंभ भी हो गया। गंभीर, अजनार और बालम नदी, इन तीनों का डीपीआर जिला पंचायत से स्वीकृत होकर प्रदेश की अनुशंसा से केंद्र को पहुंचाया जा चुका है। 17 तारीख को प्रमुख सचिव अजय केचरी जी इसी तारतम्य में इंदौर पधार रहे हैं बैठक लेने, और इन नदियों का स्वीकृति मिलते ही युद्ध स्तर पर पुनर्जीवन के लिए काम प्रारंभ होगा। 2 मीट्रिक टन मिट्टी निकाल के निराकरण के दिशा में आगे बढ़ी हुई है। बारिश आने के कारण ये काम थोड़ा सा बाधित हुआ था। आज से पुनः डंपरों से वो दूषित मिट्टी को हटाने का काम पुनः जारी। प्रथम दृष्टया जब हम वहां गए कि वो जमीन किसकी है, तो जमीन मालिक ने जिसको किराए पर दिया था वो किराएदार, और किराएदार जिस टैंकर वाले मालिक के माध्यम से वो टैंकर का पानी पिछवाता था, उन तीनों पे एफआईआर दर्ज हुई है। कठोरतम कार्यवाही के निर्देश हैं। अभी मामला जो रिपोर्ट्स कुछ आनी थी नियंत्रण बोर्ड और इनकी, वो आने के बाद एनजीटी की धाराएं, पानी प्रदूषण की धाराएं भी निश्चित रूप से उन पर बढ़ेंगी ही, और कठोरतम दंड उन अपराधियों को दिया जाएगा जो मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करने से नहीं चूके। ये सब नीति संगत पारदर्शी कार्यवाही हुई है। बावजूद उसके हमारे जनजाति प्रदेश अध्यक्ष इस संदर्भ में आपसे कुछ बात करेंगे और वहां की स्थानीय स्थितियों से पुंजालाल जी निनामा आपको अवगत कराए। वो महू विधानसभा की काली किराए पंचायत है। वहां के 100 कुल 22 परिवार वहां रहते हैं, 146 लोग वहां पर। जब हम काली नदी को देखने गए तब उन्हें आके आग्रह किया कि दीदी हमारे यहाँ तो लाइट, सड़क, पानी कुछ नहीं। मैंने उनसे कहा कि बेटा महू में कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ लाइट, पानी और बिजली ना हो। बोले है आप हमारे साथ चलिए। तो एक मजरा है माली, तो मली, उस मली मजरे में हम लोग जब गए, पूरा ब्रिज पार करके अजनार नदी के नीचे से, तो जब वहाँ पहुँचे तो हमने कहा ये तो वन भूमि है, और आप जानते हैं कि वन भूमि में वन की आज्ञा के बिना ना सड़क बन सकती, ना लाइट लग सकता, ना कोई व्यवस्था हो सकती। फिर भी मानवीय परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन को आदेश दिया और पानी हमने वहाँ तक भी